हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड, आपके अपने चैनल द ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि हमारे जो वीडियो है यूथ पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हमारे ओवरऑल इंडिया के जेईई में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई, इसरो हो गया, एमपी जेई हो गया, हिमाचल प्रदेश जेई हो गया, ओवरऑल इंडिया में जितने भी जेई और एई लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो कि यूथ पब्लिकेशन बुक में दिया गया है। ठीक है, जिसको हम क्या है इसमें सीरीज चालू किए हैं उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है हमारा ये है हमारा पार्ट नंबर 3, क्योंकि हम एक पार्ट में 50 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने 2 पार्ट्स जो है सेंड कर चुके हैं और ये 3rd पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज जो है हम 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर को, क्योंकि हम डीसी जनरेटर को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर ख़त्म होने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं डीसी मशीन। ओके फ्रेंड, तो चलिए समय को ना गवाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 101 नंबर। बोला गया है दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो हमें जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हमें गौर से देखना है। इसमें दिया है ये तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसमें डीसी सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, डीसी सप्लाई दिया हुआ है और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, वेरिएबल अर्थात परिवर्तनीय रेजिस्टेंस लगाया है। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का कब यूज़ करते हैं, जब हमको आर्मेचर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है या फिर आर्मेचर को नियंत्रण करना है या कंट्रोल करना है, उस समय जो है हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये एक आर्मेचर कंट्रोल की मेथड है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ओके चलिए, ऑप्शन में दिया है शंट फील्ड नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि और एससीआर द्वारा डीसी मोटर को नियंत्रण, गति नियंत्रण और फील्ड डाइवर्ट विधि। तो हम देखें आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, परिवर्तन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगी हमारी आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ओके, चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। चलो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, इसमें सिर्फ बोला है कि एक आर्मेचर नियंत्रण विधि है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। इसमें बोला गया है डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे और आप जानते हो कि जो हमारा डीसी जनरेटर है वो फेराडे के नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लेते हो। चलिए इसके बारे में दिया है डीसी जनरेटर फेराडे के डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। बोला गया है डीसी जनरेटर की रेटिंग डेस में होती है। तो हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर की रेटिंग जो होती है हमारी किलोवाट में होती है, मोटर की होती है एचपी में। ठीक है, डीसी जनरेटर की होती है किलोवाट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, किलोवाट में। और जो हमारे मोटर की रेटिंग होती है वो एचपी में होती है। ठीक है, मोटर की रेटिंग होती है वो एचपी में होती है। और जो हमारा किलोवाट आवर होती है ये होती है हमारे कमर्शियल पावर की यूनिट। ओके, और जो केवीए दिया है हमारा, केवीए ऑप्शन नंबर डी में, वो होती है हमारे ट्रांसफार्मर की यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो हमको पूछा गया है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग डेस में होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऐसा ही हो जाएगा, किलोवाट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, इसके बारे में दिया हुआ है डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है तथा मोटर की रेटिंग एचपी में होती है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। बोला गया है डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग है बोला गया है। तो इसमें जो होती है हम जानते हैं कि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग होती है,
उसी कारण उसको डीसी शंट जनरेटर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि डीसी जनरेटर जो होता है हमारा, उसके शंट में अर्थात पैरेलल में क्या होता है हमारा, एक फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, जिसके कारण हम उस जनरेटर को क्या बोलते हैं, डीसी शंट जनरेटर बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, तो उसमें होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, इसके बारे में दिया है, बोला गया है डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। ओके, तथा शंट 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 क्षेत्र अर्थात शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में लगाया जाता है। ओके, तथा शंट कुंडलन अर्थात शंट कोइल में महीन तार के अधिक वर्तन अर्थात पतले तार के अधिक टर्न होते हैं। ओके, तथा श्रेणी मोटरों में श्रेणी क्रम में मोटे तार तथा कम वर्तन होते हैं। अर्थात जो सीरीज मोटर होती है उसमें जो होता है हमारे मोटे तार होते हैं, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और टर्न कम होते हैं। ओके, तथा इस कुंडलन को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा कंपाउंड मशीन में शंट तथा श्रेणी दोनों में कुंडलन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। बोला गया है इंटरपोल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ओके, इंटरपोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम जानते हैं कि इंटरपोल जो होता है, ठीक है, उसको हम एक स्मूथ कम्यूटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है इंटरपोल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसमें दिया एक तो आर्मेचर की दिशा बदलने, फिर धारा परिवर्तन की दर कम करने, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ऑप्शन सी में दिया है स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने, और डी में दिया है कम्यूटेशन में चिंगारी बढ़ाने। तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया है इंटरपोल का प्रयोग स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ओके, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि यह जो है आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर देता है तथा प्रतिघात वोल्टेज अर्थात रिएक्टेंस वोल्टेज को भी कम करता है इंटरपोल। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। बोला गया है यदि जनरेटर वोल्टता नहीं बना रहा है तो संभावित कारण क्या होगा। ठीक है, यदि जनरेटर वोल्टता नहीं बना रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है, पूछा गया है। तो इसमें संभावित कारण क्या होता है कि अगर जनरेटर को वोल्टेज बनाना है तो जो हमारी क्रिटिकल स्पीड होती है, जो कि आरपीएम में होती है, ठीक है, जो हमारी क्रिटिकल स्पीड होती है, यदि हमारे जनरेटर के आर्मेचर की स्पीड उस क्रिटिकल स्पीड से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, तो हमारा जनरेटर वोल्टेज बनाता है। और अगर क्रिटिकल स्पीड से हमारे जनरेटर के आर्मेचर की स्पीड कम होती है तो हमारा जनरेटर जो है वोल्टेज नहीं बनाता है। तो इसमें पूछा गया हमारा यदि जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाता है तो संभावित कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में आर्मेचर की धीमी गति। ओके, जब धीमी गति रहेगी तो वो क्या है, वोल्टेज नहीं बनाएगा। चलिए इसमें दिया है यदि जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा है तो संभावित कारण आर्मेचर की धीमी गति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। दिया है डीसी जनरेटर में शॉफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है। ठीक है, पूछा है तो उसमें क्या होता है कि जो शॉफ्ट पर जो होता है डीसी जनरेटर में शॉफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती है, बोला गया है। तो इसमें एक तो बॉल बेयरिंग का बोला है, तो ये तो फ्रिक्शन कम करता है, इससे मतलब नहीं है। कूलर लगाने होता है, ये गलत है। फिर फैन ब्लेड, तो इससे भी अंदर का पूछा है, वो शॉफ्ट का अंदर,
तो उसमें क्या होती है, लेमिनेटेड कोर होती है। तो ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेमिनेटेड कोर। ओके, इसको देख लीजिए। डीसी जनरेटर में शॉफ्ट पर लेमिनेटेड कोर लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती है। ओके फ्रेंड्स, और जो कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं, हिस्टर जो हमारा ईडी करंट लॉस होता है, ठीक है, ईडी करंट लॉस होता है हमारा, ईडी करंट लॉस जिसको हम भंवर धारा हानि कहते हैं, उसको कम करने के लिए हम इसको लेमिनेटेड कोर को लेमिनेटेड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। बोला गया है, आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, आर्मेचर के कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें क्या होना चाहिए हमारा, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस आयनिया होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कौन से में दिया है। तो इसमें तो लो परमेबिलिटी दिया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया है हाई परमेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हाई हिस्टेरेसिस भी दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि लो हिस्टेरेसिस चाहिए। ऑप्शन सी में दिया है हमारा, ऑप्शन सी में दिया है लो परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन तो फिर ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि इसमें दूसरे तो गलत है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है अधिक पारगम्यता और कम हिस्टेरेसिस हानि, अर्थात हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, इसमें दिया है आर्मेचर क्रोड में प्रयोग होने वाली चुंबकीय पदार्थ को 0.3 से 0.5 mm की मोटी चुंबकशीलता वाली सिलिकॉन इस्पात अर्थात सिलिकॉन स्टील के पटलित पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इनका हिस्टेरेसिस गुणांक बहुत ही कम होता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर रहे हैं, आर्मेचर क्रोड में प्रयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ को 0.3 से 0.5 mm की मोटी चुंबकशीलता वाली सिलिकॉन इस्पात की पटलित पत्तियों से के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसका हिस्टेरेसिस गुणांक बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। बोला गया है, दृष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात जनरेटिंग ईएमएफ का मान जानने के लिए निम्न में से क्या मालूम होना आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा, जनरेटर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फ्लक्स फाई, नंबर ऑफ कंडक्टर जेड, स्पीड हमारी एन और नंबर ऑफ पोल पी अपॉन 60 इंटू ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, तो हमको चाहिए कि जो ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको फ्लक्स फाई चाहिए, नंबर ऑफ कंडक्टर जो है वो चाहिए हमको जेड, और स्पीड चाहिए और नंबर ऑफ पोल चाहिए, ठीक है। और बाकी हम जानते हैं कि जो पैरेलल पाथ जो होते हैं हमारे, ये लेफ्ट वाइंडिंग में होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो पोल के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं, ये भी हमको याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है कि ईएमएफ हमको फ्लक्स, चालकों की संख्या, गति और समांतर परिपथ पता होना चाहिए, अर्थात फ्लक्स, नंबर ऑफ कंडक्टर, स्पीड एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पता होना चाहिए, जिससे हम ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है, दिष्टधारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए फ्लक्स, चालकों की संख्या, गति तथा समांतर पाथों परिपथ का मालूम होना आवश्यक है, जो कि हमारे फॉर्मूले में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और क्या दिया है इसमें, और दिया है इसमें, बाकी तो इसको
किसको किससे डिनोट करते हैं वो बोला गया है। बाकी इसमें दिया है ए बराबर समांतर पथों की संख्या है जहाँ पर लेफ्ट वाइंडिंग में ए बराबर पी होती है, अर्थात लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथों की संख्या नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। ओके, इसमें बोला गया है कथन ए दिया है और कारण बी दिया है। ओके, कथन ए में बोला गया है डीसी मशीन में आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। ओके, डीसी मशीन में आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है बोला गया है। ये बात सही है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कारण बी में दिया है आंशिक पिच वाइंडिंग डीसी मशीनों में स्पार्किंग कम कर देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा और ए में क्या दिया है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा और बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है डीसी मशीन में आंशिक पिच वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है और डीसी मशीनों में स्पार्किंग को कम कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। ओके, बोला गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकारी जनित्र, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकारी जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि जो अप्रभावित मतलब जो प्रभावित नहीं होता है और स्थिर वोल्टेज देता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज स्थिर देता है, लेवल में रखता है। ओके, तो लेवल में रखता है, उसको स्थिर रखता है, तो उसके काम से ही पता चला हमको कि वो होता है हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर, जिसको हम हिंदी में मिश्रित जनित्र भी बोलते हैं, तल मिश्रित जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, तल मिश्रित जनरेटर अर्थात लेवल कंपाउंड जनरेटर। ओके, चलिए दिया है तल मिश्रित जनरेटर अर्थात लेवल कंपाउंड जनरेटर डिस्क धारा जनित्र भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 112। बोला गया है व्हाट वाउंड बी द वैल्यू ऑफ द पोल पिच इफ देयर आर 80 कंडक्टर्स एंड 8 पोल, अर्थात यदि 80 चालक और 8 पोल हो तो पोल पिच क्या होगी पूछा गया है। ओके, तो पोल पिच हम जानते हैं, ठीक है, पोल पिच बराबर होता है हमारा, पोल पिच बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ ये पोल। ओके, नंबर ऑफ पोल। तो इसमें हमको दिया है पोल पिच बराबर, ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है हमको 80 और नंबर ऑफ पोल दिया है 8। ओके, तो हम 8 से इसको 80 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ओके, तो पोल पिच हमारे आ जाएगी 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, यहाँ पर दिया है पोल पिच जो होते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर Z अपॉन नंबर ऑफ पोल P होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ कंडक्टर 80 दिया है और नंबर ऑफ पोल दिया है 8, तो 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा पोल पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। बोला गया है मैच लिस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ डीसी मशीन विथ लिस्ट सेकेंड एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन द लिस्ट। ओके, अर्थात सूची 1 में डीसी मशीन के प्रकार व सूची 2 में अनुप्रयोग का मिलान करें तथा कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें बोला गया है। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं, हमको दिया हुआ है। ओके, अब इनका हम सही जोड़ी बनाना है। ओके, मिलान करना है। तो फर्स्ट ए में दिया है हमको, ए में दिया है सीरीज जनरेटर,
तो सीरीज जनरेटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? सीरीज जनरेटर को हम एक बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड दिया है हमारा बी वाला दिया है शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर को जो है हम बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो बैटरी चार्जिंग हमको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, इसका फिर थर्ड दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसमें बोला गया है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ओके, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज जो है हम कि दूर के लोड को सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 में दिया है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा हमारा 2, सप्लाई ऑफ डिस्टेंस लोड्स, अर्थात दूर के बाहर के आपूर्ति के लिए। ओके, फिर डी नंबर दिया है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ओके, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग जो है हम चाप वेल्डिंग में करते हैं। तो इसका डी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाप वेल्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं हम ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 दिया है। कौन सा ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। ओके, इसमें देख लेते हैं 1 का 3, बी का 4, सी का 3 इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, इसमें भी दिया है सीरीज क्रम जनरेटर बूस्टर के रूप में कार्य करता है। शंट जनरेटर बैटरी को आयनन अर्थात चार्जिंग करने में प्रयोग किया जाता है। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है हमारा दूर के भार को आपूर्ति करता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है हमारा चाप वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, बोला गया है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, अर्थात दिया है इसमें इन ए डीसी जनरेटर व्हेन द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। अर्थात बोला गया है डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है जब, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक, मान लीजिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये शॉफ्ट है और ये एक आर्मेचर है मान लीजिए, और ये हमारे पोल है। ओके, ये हमारे पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, और यहाँ पे हमारी होती है अक्ष, ठीक है। ये होती है हमारी GNA, ठीक है, और हमारे MNA होती है, ठीक है। तो हमारा जो है मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो हमारी नॉर्थ से चलकर साउथ की ओर जाती है। ओके, नॉर्थ से चलकर साउथ की ओर जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब ये GNA होता है जो, और GNA के साथ में MNA का पूछा है, MNA अर्थात GNA और MNA एक ही लाइन में या एक साथ कब होते हैं। ओके, जब हम जनरेटर को चलाते हैं और जनरेटर के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, तब जो होता है हमारा MNA जो होता है वो GNA के साथ में होता है। एक बात इसमें याद रखिए, जो GNA होता है हमारा, GNA अर्थात जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ये जो होती है स्थायी होती है। ओके, ये मूव नहीं करती है। और जो हमारी जो MNA होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे लोड के साथ मूव करती है। तो जब हमारे जनरेटर चालू हो और उसके ऊपर लोड ना हो, तो जो हमारा MNA होता है वह हमारा क्या होता है कि GNA के साथ में होता है, मतलब एक ही साथ में होता है। ओके, उसके ऊपर होता है। लेकिन जैसे जनरेटर पर हम लोड डालते हैं, तो अभी मान ले ये यहाँ पे हमारा GNA है, तो MNA भी इसके ऊपर ही रहेगा। लेकिन हम जनरेटर पर लोड डालते हैं, तो जैसे लोड डालेंगे तो हमारा MNA जो होता है लोड के साथ परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ है हमारा, यहाँ से हमारा इधर मूव करने लग जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज में मूव करने लग जाएगा हमारा MNA, ठीक है। मतलब वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लोड रहेगा उतना ज़्यादा MNA हमारा मूव करेगा, जितना थीटा कोण पर, और कम होगा तो उतना ही कम थीटा कोण पर मूव करेगा। और लोड नहीं रहेगा तो GNA और MNA एक ही एक्सिस पर होंगे, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया है ए में कि देयर इज़ नो लोड ऑन द जनरेटर, मतलब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है। उस कंडीशन में हमारा जो GNA और MNA होता है वो एक ही डायरेक्शन में
होते हैं या एक दूसरे से मिले होते हैं। चलिए ओके, इसमें देख लेते हैं। दिया है डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस अर्थात एमएनए ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष अर्थात जीएनए से मिलता है जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है, क्योंकि ज्यामितीय उदासीन अक्ष की स्थिति अपरिवर्तित रहते हैं, ये स्थिर रहते हैं, ठीक है, अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए की स्थिति आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण बदलती रहती है। ओके, ब्रश को सदैव चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें रखना चाहिए, ये तो सही है, ठीक है, रखना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन एमएनए जो होता है हमारा ये आर्मेचर प्रतिक्रिया या लोड के साथ में परिवर्तित होता है। इसलिए हमको क्या करना, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो ब्रश होते हैं हम ब्रश को जीएनए पर ही रखते हैं। ओके, वैसे तो एमएनए पर रखना चाहिए, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, इसीलिए हमारे ब्रश तो चेंज करेंगे नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम ब्रश को क्या है जीएनए पर रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, अर्थात दिया है इसमें एक डीसी शंट जनरेटर in a DC shunt generator the voltage built up is generally resisted by, अर्थात बोला गया है शंट जनरेटर में सामान्यतः डैश पर वोल्टेज बनना रुक जाता है। ओके, तो हम जानते हैं कि वो वोल्टेज बनना कब रुकता है, इसमें आपको बात ध्यान रखना है, और ये बोला है वोल्टेज बनना रुक जाता है बोला है, अगर वोल्टेज नहीं बनता बोलता ना तो वो जो हमारे क्रिटिकल स्पीड से कम में रहती है तब वोल्टेज नहीं बनता, लेकिन ये बोल रहा है कि कब जो शंट जनरेटर में वोल्टेज बनना रुक जाता है, तो जब हमारा जो आयरन होता है, ओके, वो आयरन हमारा सेचुरेट हो जाता है, ओके, सेचुरेट हो जाता है अर्थात संतृप्त हो जाता है, उस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज उसके ऊपर, मतलब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक ऐसा वैल्यू आएगा जहाँ पे जो है हमारा आयरन जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बनना क्या है रुक जाएगा हमारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेचुरेशन ऑफ आयरन, अर्थात आयरन की संतृप्ति अर्थात सेचुरेशन होने पर जो हमारा वोल्टेज है बनना रुक जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया है शंट जनरेटर में सामान्यतः आयरन संतृप्त सेचुरेशन होने पर वोल्टेज बनना रुक जाता है। शंट जनरेटर की क्षेत्रीय कुंडली अर्थात बारीक विद्युत रोधित तार अर्थात पतले विद्युत रोधित तार के और अधिक टर्न के होते हैं। ओके, पतले और अधिक टर्न के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखकर बनाए जाते हैं, और क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के समांतर में लगाते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। ओके, जिससे क्या होता है कि हमारा क्षेत्र पूर्ण वोल्टेज से उत्तेजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, दिया है द EMF इंड्यूस इन ए आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज 600 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ohm, if the armature current is 200 ampere the terminal voltage will be, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा पूछा गया है। बोला है हिंदी में शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित EMF 600 वोल्ट है, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, अगर आर्मेचर धारा 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज डैश होगा। तो हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकाल के हमारा फॉर्मूला क्या होता है EMF का, E बराबर टर्मिनल वोल्टेज V प्लस आर्मेचर करंट A इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस, ये होता है। ठीक है, अब हमको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को इधर ले आएंगे, E को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और इंटू आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले में जो है हम इसको पुट कर देंगे। ओके, V बराबर आर्मेचर वो EMF दिया है हमको 600 वोल्ट। ओके, 600 वोल्ट तो रख देंगे हम 600
ओके, माइनस उसके बाद में दिया है हमको आर्मेचर करंट कितना दिया है 200 एम्पेयर, तो लिख देंगे 200। ओके, 200 इंटू, ठीक है, 200 इंटू हमको टर्मिनल जो रेजिस्टेंस दिया है, सॉरी इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस वो 0.1 ओम दिया है, तो 0.1 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 200 को 0.1 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये V बराबर 600 माइनस ये 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, 600 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 580। ओके, 580 टर्मिनल वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा 580 हो गया। ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 580 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 580 वोल्ट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, इसमें दिया है देखिए EMF 600 वोल्ट, ठीक है, आर्मेचर करंट 200 एम्पियर, रेजिस्टेंस 0.1 ओम। EMF का फॉर्मूला होता है E बराबर V प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूले में जो है हम यहाँ पे रख, यहाँ पे जो माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रख दिए इसको। उसके बाद में ठीक है, वोल्टेज को इधर ले आए, EMF को उधर ले गए तो हमारा होगा 600 माइनस 0.1 इंटू 200। ठीक है, तो 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा 20 आ जाएगा, और फिर 600 में से 20 घटाएंगे तो 580 हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 117, बोला गया है इन ए डीसी जनरेटर ऑन लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज, अर्थात डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण डैश होता है। तो फ्लक्स वितरण जो होता है वो फ्लैट टॉपेड होता है। ओके, फ्लैट टॉपेड होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें दिया है फ्लैट टॉपेड। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया है डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण फ्लैट टॉपेड होता है। ओके, फ्लैट टॉपेड होता है तथा प्रत्यावर्ती धारा में जावकीय वेव प्रयोग करता है, अर्थात साइनोसाइडल वेव का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, दिया है 118 इन ए डीसी जनरेटर पोल शू आर फास्टन टू पोल कोर बाई, अर्थात डीसी जनरेटर में पोल शू डैश पोल कोर से बांधे जाते हैं। तो जानते हैं हम जो होते हैं हमारे डीसी जनरेटर में पोल शू होता है, वो बोला गया है इसमें, वो काउंटर शंक स्क्रू से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काउंटर शंक स्क्रू। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए क्या दिया है। चलिए, दिया है डीसी जनरेटर में पोल शू काउंटर शंक स्क्रू द्वारा पोल कोर से बांधे जाते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, डीसी जनरेटर में पोल शू काउंटर शंक स्क्रू द्वारा पोल कोर से बांधे जाते हैं। ओके, चुंबकीय ध्रुव में दो भाग होते हैं, एक ध्रुवीय ढांचा तथा दूसरा पोल शू अर्थात ध्रुवीय नाल, जो कि योक के साथ बोल्ट द्वारा कसे होते हैं। पोल शू इस्पात की पत्तियों से बने होते हैं, जिससे भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, दिया है ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर अस कंपेयर्ड टू सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से करें। तो ऑप्शन ए में दिया है बेहतर वोल्टेज नियंत्रण हेतु माना जाता है, तो ठीक है, ये भी सही है। दूसरे में दिया है इस मोर स्टेबल, अर्थात यह अधिक स्थिर होता है, ये भी सही है। और दूसरा दिया है थर्ड में हस एक्साइटिंग करंट डिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, अर्थात लोड धारा से स्वतंत्र उत्तेजित धारा रखता है, तो ये सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अस ऑल द गिवन फीचर इन द अदर ऑप्शंस। ठीक है, अर्थात दिए हुए विकल्प में से सारी विशेषताएं रखता है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जान लीजिए। ओके, बोला गया है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर
कि क्षेत्र कुंडलन को किसी बाह्य दृष्टि धारा सोर्स से उत्तेजित अर्थात एक्साइटेड किया जाता है, जहां कम वोल्टेज तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी रखना, वहाँ पे कम वोल्टेज तथा हाई करंट की आवश्यकता होती है तथा क्षेत्र धारा अर्थात फील्ड करंट को नियंत्रित करना पड़ता है, वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। इस पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अन्य मोटरों की तुलना में कम पड़ता है। ओके, तथा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के स्वयं की धारा द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जनयंत्र को स्वयं की धारा से उत्तेजित करने के लिए इनके क्षेत्र चुंबकों में अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक होता है। अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 120। बोला है इन ए डीसी जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द आर्मेचर इज गिवन थ्रू। अर्थात डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाह्य परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है। ओके, मतलब ये इसमें आपको एक बात याद रखना, ये बोला है आर्मेचर के द्वारा। ठीक है, आर्मेचर के द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है बोला। अगर डायरेक्ट पूछता किसके द्वारा बाहरी परिपथ को धारा प्रदान की जाती है तो हम वहाँ पे लिखते ब्रश। ओके, ब्रश। लेकिन इसमें बोला है आर्मेचर, आर्मेचर जो तो फिर आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान, तो आर्मेचर से वो हमारा आर्मेचर से क्या होता है, कम्यूटेटर को देते हैं, तो कम्यूटेटर को देते हैं, फिर कम्यूटेटर से ब्रश को देते हैं, फिर ब्रश से ब्रश बाहरी परिपथों को पावर सप्लाई करते हैं। तो आर्मेचर से बोला है तो आर्मेचर देता है कम्यूटेटर को, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कम्यूटेटर। फिर कम्यूटेटर देता है हमारे ब्रश को, फिर ब्रश देता है सर्किट को। ओके फ्रेंड्स, और कम्यूटेटर जो होता है हमारा ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको ये रखना जो जनरेटर होता है, हमें जनरेटर के केस में जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और मोटर के केस में जो है हमारा कम्यूटेटर वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना होगा, जनरेटर में एसी को डीसी में तथा मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है, इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथों को कम्यूटेटर द्वारा धारा प्रदान की जाती है। ठीक है, डीसी जनरेटर में योक का कार्य मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा अर्थात मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है तथा यह मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ अर्थात मैग्नेटिक पाथ अर्थात फ्लक्स पाथ को पूर्ण करता है हमारा योक। ओके, और यह मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के लिए आलंब तथा आधार का कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। बोला है द बियरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली। अर्थात रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः डैश है। तो रोटर शाफ्ट के लिए हम सपोर्ट देने के लिए जो बेयरिंग यूज करते हैं हम बॉल बेयरिंग यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग में इसको क्यों बोलते हैं, देखो हमारा क्या होता है, ये एयर स्पेस होती है, बीच में यहाँ एयर स्पेस होती है, उसके बीच में यहाँ क्या होता है, बॉल लगे रहते हैं। ठीक है, बॉल लगे होते हैं ये, और इन बॉल के ऊपर फिर ऊपर ये लगी होती है प्लेट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये बॉल लगे होते हैं अंदर ये वाले, इसीलिए इसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, इस बॉल बेयरिंग को क्या करते हैं हम सॉफ्ट पर लगा देते हैं। ओके, सॉफ्ट पर लगा देते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया है रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है उसे बॉल बेयरिंग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बोला गया है द पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर, अर्थात न्यूनतम वोल्टेज अर्थात पुरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन नियमन निम्न में से किस प्रकार का जनित्र में होता है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमारा सीरीज जनरेटर में होता है। तो सीरीज जनरेटर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सीरीज जनरेटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन वेरी पोर अर्थात होता है। ओके, यह कांस्टेंट आउटपुट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। बोला गया है कार्बन ब्रश आर यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर टू, अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश प्रयुक्त होते हैं। तो कार्बन ब्रश जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हैं, हमारे बाहरी जो होते हैं हमारे, वो धारा प्रवाहित करवाने के लिए होते हैं और कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पार्क होता है उसको कम करने के लिए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख ले कौन से में दिया। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रोवाइड ए पाथ ऑफ फॉर फ्लो ऑफ करंट, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें डी में दिया है प्रीव्यू स्पार्किंग ड्यूरिंग कम्यूटेटर, तो ये भी सही है। ओके, तो दिक् परिवर्तक के दौरान इस फूलिंग अर्थात इस स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या है, तो बी और डी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, पर इसमें आयोग कौन सा चूज़ किया है ये बतानी। ठीक है, इसमें दोनों सही है, ये आपको याद रखना है। और एक बात ये है, जब भी ऐसे दो आंसर सही हो, ओके, किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो, तो उस कंडीशन में क्या करना रहता है हमको कि जो बेटर मतलब जो सबसे ज़्यादा उसके लिए सूटेबल होता है, जो ऑप्शन दोनों में से कंपैरिजन करना रहता है कि दोनों में से जो ज़्यादा सूटेबल होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इसमें दोनों बोला गया है। ओके, बी एंड डी बोथ इलेक्ट्रिकल मोटर में कार्बन ब्रश धारा के बहाव को रास्ता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा दिक् परिवर्तक के दौरान स्पार्किंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। बोला गया है एन एक्साइटर इज नथिंग बट ए, अर्थात एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता। तो एक जो होता है हमारा क्या होता है, डीसी शंट मोटर होता है, वो एक्साइटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, बोला है एक डीसी उत्तेजक डीसी शंट जनरेटर होता है। शंट मोटर में क्षेत्रीय कुंडलन को पतले विद्युत रोधित तारों से अधिक वर्तनों से कुंडलित किया जाता है तथा क्षेत्रीय कुंडलन को आर्मेचर के समांतर में संयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, और दूसरी देखिए ये मोटर है। ओके, इसकी जो फील्ड कोयल होती है, ओके, उसमें क्या है, पतले तार और अधिक टर्न के होते हैं। ठीक है, और ये उसके पैरेलल में जॉइंट होते हैं। लेकिन जो सीरीज होती है, सीरीज वाले में क्या होता है कि वो मोटर के सीरीज में लगती है और उसमें कम तार होते हैं, कम टर्न होते हैं और मोटी तार होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। बोला गया है द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड, अर्थात जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम एक्साइटर कहते हैं। जो डीसी आपूर्ति करता है उसे एक्साइटर कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एक्साइटर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया है जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे उत्सर्जक अर्थात एक्साइटर कहते हैं। एक्साइटर यह एक शंट
वाउंड अथवा कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर होता है जिसे रोटर शाफ्ट पर ही स्थापित किया जाता है। यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। जो क्या होता है, एक शंट वाउंड या कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर होता है जिसको हम रोटर शाफ्ट पर लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही स्थापित किया जाता है। इस जनरेटर द्वारा पैदा किया गया डीसी विद्युत वाहक बल 250 वोल्ट तक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर क्वाइल्स को प्रदान किया जाता है, ओके, उत्पन्न करता है 250 वोल्ट तक, और दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर के क्वाइल्स को प्रदान किया जाता है। एक्साइटर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया या बढ़ाया जाता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। बोला गया है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बिटवीन टू एंडिंग्स ऑफ सेम फेज ऑफ ए जनरेटर हैविंग डबल स्टार वाइंडिंग, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड बाय द फ्लोइंग प्रोटेक्शन इन ए जनरेटर। अर्थात दोहरे तार वाइंडिंग रखने वाले जनरेटर की उस कला वाली दो वाइंडिंग के मध्य विद्युतीय दोष को जनरेटर में निम्नलिखित संरक्षण द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित संरक्षण द्वारा पता लगाया जाता है पूछा है, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन हम। ओके, तो हम जानते हैं कि उसको हम पता लगाते हैं इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ओके, इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन अर्थात अंतर लपेट दोष संरक्षण। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। बोला गया है दोहरे तार वाइंडिंग रखने वाले जनरेटर की उस कला वाली दो वाइंडिंग को मध्य विद्युतीय दोष को जनरेटर के अंतर लपेट दोष संरक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। ओके, बोला गया है इंडक्शन जनरेटर इज स्टेबल एट ए, अर्थात प्रेरण जनरेटर स्थिर होते हैं। तो प्रेरण जनरेटर स्थिर होते हैं हमारे स्पीड एबव सिंक्रोनस स्पीड के लिए। ओके, अर्थात तुल्यकालिक चाल के ऊपर की चाल पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे बी में। तो स्पीड एबव सिंक्रोनस स्पीड तुल्यकालिक चाल के ऊपर की चाल पर होते हैं। ओके, इसके ऊपर देख लीजिए दिया है प्रेरण जनरेटर तुल्यकालिक चाल से कुछ ऊपर की चाल पर स्थिर होते हैं, यह हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द फील्ड कोयल ऑफ डीसी जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ, अर्थात एक दिष्ट धारा डीसी जनरेटर की फील्ड कुंडल सामान्यतः बनते हैं। तो वो कॉपर के बने होते हैं, ये नॉर्मल बात है, ये हम जानते हैं। तो कॉपर के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए एक दिष्ट धारा डीसी जनरेटर के फील्ड कुंडलन सामान्यतः तांबे से बने होते हैं, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। बोला गया है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज जनरली प्रेफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर, अर्थात दिष्ट धारा जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत धारा बोला है। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार के वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है। तो हम जानते हैं कि हम जो है दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक लेफ्ट वाइंडिंग और दूसरी वेव वाइंडिंग, ठीक है, वेव वाइंडिंग। तो जो हमारी लेफ्ट वाइंडिंग होती है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। ओके, और जो वेव वाइंडिंग होती है हमारी वो लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। तो इसमें हाई करंट की बात की हुई है। ओके, तो उसके लिए हम
और लेफ्ट वाइंडिंग को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लेफ्ट वाइंडिंग। ओके, और इसमें बताया भी गया है जो वेव वाइंडिंग होती है हमारी वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए उपयोग में लाई जाती है, और हमारी लेफ्ट वाइंडिंग होती है वो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज में लाई जाती है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए इसमें देख लीजिए। और चलिए दिया है लेफ्ट वाइंडिंग की करंट अधिक होती है क्योंकि एक दूसरे के समांतर बहुत से परिपथ होने से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक हो जाता है। ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 130। बोला है इफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ए डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड विल बी। अर्थात यदि किसी डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबक मौजूद है तो प्रेरित विद्युतवाहक बल शून्य गति पर होगा। तो इसमें शून्य गति बोल दिया है, तो स्पीड शून्य है तो सवाल ही नहीं उठता कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें ईएमएफ जो हमारा रहेगा वो शून्य रहेगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं। चलिए इसमें दिया है हमारी स्पीड जीरो है, ठीक है, तो स्पीड जीरो है तो बाकी सारा जीरो हो जाएगा हमारा। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस जो हमारा होगा वो जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। बोला गया है द कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसल्ट फ्रॉम इच अदर बाय। अर्थात दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर में खंडों को एक दूसरे से निम्नलिखित द्वारा पृथक अर्थात विद्युत किया जाता है, तो वो क्या आता है, माइका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, माइका के द्वारा, अभ्रक, जिसको हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ओके, चलिए इसमें देख लीजिए। दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से अभ्रक अर्थात माइका द्वारा पृथक या विद्युतरोधी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन जनरेटर इज। अर्थात एक प्रेरण जनित्र का स्लिप निम्नलिखित होता है, तो इसका स्लिप कितना होता है, इसका स्लिप जीरो होता है, सॉरी लेस देन जीरो, या जीरो से कम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी में दिया है लेस देन जीरो, अर्थात शून्य से कम, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए एक प्रेरण जनित्र का स्लिप शून्य से कम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 133। बोला गया है द ईएमएफ इंड्यूस इन ए डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज विल बी। अर्थात दिष्ट धारा पार्श्व जनरेटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल अर्थात ईएमएफ 230 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। यदि आर्मेचर धारा 200 एम्पियर हो तो टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी पूछी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर ऑलरेडी मोस्ट लिख दिया हूँ। ओके फ्रेंड, तो इसमें हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा ईएमएफ का, ई बराबर टर्मिनल वोल्टेज वी प्लस क्या होता है आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर। तो हमको वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज, तो वोल्टेज इधर लाएंगे तो हमारा ये चला जाएगा ई इधर, ठीक है, पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो आई इंटू आर हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी इक्वल ई माइनस आई इंटू आर। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या दिया है हमको, ईएमएफ का वैल्यू दिया है 230 वोल्ट। ओके, तो इसमें 230 वोल्ट लिख देंगे हम, 230 माइनस करंट का वैल्यू क्या दिया है 200 एम्पियर, तो 200 एम्पियर लिख देंगे, 200 एम्पियर इंटू रजिस्टेंस दिया है हमको 0.1 ओम, 0.1 ओम। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा।
ओके, तो अब हमारा यहाँ के 230 माइनस 20 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज 210 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया है 210 वोल्ट, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है 230 वोल्ट ईएमएफ, आर दिया है 0.1 ओम, आई दिया है 200 एम्पियर। फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा 210 वोल्ट आ गया। ओके, ये वेरी मोस्ट लिखा गया है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हो रहा है। आगे जो आने वाले क्वेश्चन में है उनमें भी बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। बोला गया है द फंक्शन ऑफ डमी कोइल इन ए डीसी मशीन इज टू, अर्थात डिजिटल धारा मशीन में मूक कुंडलन अर्थात डमी कुंडलन का कार्य होता है। तो डमी कुंडली का हम प्रयोग मेनली करते हैं जो हमारा क्या बोलना चाहिए, आर्मेचर होता है। ओके, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं डमी कोइल का। ओके, अर्थात जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी में दिया है प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस टू द आर्मेचर, अर्थात आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है डीसी मशीन में डमी कुंडलन का कार्य आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। बोला गया है ए 4-पोल जनरेटर इज रनिंग एट 1200 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, पूछा गया है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इज इट्स कोयल आर रिस्पेक्टली। ओके, कोयल आर रिस्पेक्टली, अर्थात एक 4 ध्रुव जनरेटर 1200 आरपीएम पर चल रहा है, उसके कुंडलियों में जनित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति तथा काल अवधि को ज्ञात करना है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हमको फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जनरली हम जानते हैं ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है n इक्वल 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन p होता है, जिसको कि हम f को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाता है ये n इंटू पी अपॉन 120। ओके, तो ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए बन जाता है। और टाइम पीरियड के लिए हमारा t इक्वल 1/f होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी के लिए f बराबर n इन फ्रीक्वेंसी f बराबर n इंटू पी अपॉन 120 होता है। ओके, तो इसमें हमको दिया है n अर्थात स्पीड कितना दिया है 1200 आरपीएम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1200 आरपीएम। ओके, 1200 आरपीएम इंटू पोल कितना दिया हमको 4 पोल दिया है, 4 पोल इंटू 4 अपॉन 120। ओके, तो इसको हम इस 0 से एक 0 को काट देंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारे आ जाएगी 40 हर्ट्ज़। ओके, 40 हर्ट्ज़ आ गई। अब हमको निकालना है टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड t बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 1/40 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 40 आई तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 0.025 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 हर्ट्ज़ एंड 0.025 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें दिया है। ओके,
जैसे 4 पोल 1200 RPM, फिर फॉर्मूला जो है हमारा स्पीड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसमें उसके बाद में जो है हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे 40 हर्ट्ज आ जाएगी और टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 0.025 सेकेंड आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 136। बोला गया है ए लैप वाउंड डीसी जनरेटर हैविंग 250 आर्मेचर कंडक्टर runs at 1200 RPM if the generated EMF is 200 volt, then the operating flux of the DC generator is, अर्थात 250 आर्मेचर चालक वाले एक लैप कुंडलन डीसी जनित्र 1200 RPM पर चलता है। यदि इसकी जनित EMF 200 वोल्ट हो तो उस डीसी जनित्र का प्रचालन फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ऐसा हमको फ्लक्स पूछा है। ओके, फ्लक्स निकालने के लिए पूछा है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा होता है ए बराबर फ्लक्स फाई इंटू जेड एन इंटू पी ओपन 60A होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमको ये नहीं बताया कि इसमें कौन सा वाइंडिंग यूज लेफ्ट वाउंड बोला गया। ओके, चलिए अब इसमें क्या करें, हम फ्लक्स निकालें तो फाई को इधर लाएंगे, फाई को इधर लाएंगे तो ये इधर चला जाएगा और इंटू में 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारा जेड एन इंटू पी हो जाएगा। ओके, तो पोल तो दिया है नहीं तो पी का कोई मतलब नहीं रहा था इसमें। ओके, इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में देखो जेड बराबर EMF इंटू 60 डिवाइड बाई एन इंटू जेड है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, EMF दिया है हमारा 200 वोल्ट इंटू 60। ओके, डिवाइड में एन हमारा जेड दिया है हमको यहाँ पे देखिए, जेड दिया है नंबर ऑफ चालक 250 वो। ओके, 250, तो इसमें हम लिख देंगे 250 इंटू, और स्पीड दिया है हमको 1200 RPM में, एन बराबर, तो हम लिख देंगे 1200। ओके, 1200। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इन दो जीरो से एक ये जीरो और एक जीरो ये कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ओके, ये जीरो कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा है यहाँ पे 2 इंटू 6 अपॉन 25 इंटू 12 बचा। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.04 वेबर। ओके, तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा 0.04 वेबर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। ओके, ऑप्शन हमारा दिया है बी में दिया है ऑप्शन में 0.04 वेबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, सॉरी इसका डिटेल देख लेते हैं। चलिए, इसमें दिया हम, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर क्या है, हम इसके सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर 0.04 वेबर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। बोला गया है फॉर ए जनरेटर शॉफ्ट पावर इनपुट माइनस रोटेशनल लॉस इक्वल क्या होता है, बोला गया है। ओके, अर्थात एक जनित्र विद्युत शॉफ्ट निविष्ट माइनस घूर्णन हानि क्या होता है पूछा गया। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारा होता है जनरेटर शॉफ्ट पावर इनपुट माइनस रोटेशनल लॉस बराबर हमारा होता है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, अर्थात विद्युत शक्ति निर्गत हो जाएगा। ओके,
चलिए इसके बारे में और अधिक जान लेते हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है यदि जनित्र विद्युत शॉफ्ट निविष्ट माइनस घूर्णन हानिया बराबर विद्युत शक्ति आउटपुट होता है। ओके, तथा शाफ्ट पावर अच्छा रन पुट शॉफ्ट पीएच बराबर पीजी माइनस रोटर ओमिक हानिया माइनस यांत्रिक हानिया होती है, ये भी याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। बोला गया है इंटरपोल आर मीन्स फॉर, अर्थात अंतराध्रुव उद्दिष्ट होते हैं। तो वो होता है हमारा इंटरपोल का जो मेन होता है उसका वर्क होता है कि जो हमारे कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन फर्स्ट में दिया है मोटर की चाल बढ़ाने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर विद्युत रोधी विधि को हक बल बढ़ाने के लिए, इससे भी कोई मतलब नहीं। और दूसरा है मुख्य क्षेत्र को दृढ़ करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। ओके, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, अर्थात दिक् परिवर्तक में स्फुलिंग कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हमारा होता है इंटरपोल, ये GNA पर लगाए जाते हैं, अर्थात जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर लगाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, और देखिए इसमें दिया है इंटरपोल का कार्य कम्यूटेटर एवं ब्रशों के मध्य होने वाले स्फुलिंग अर्थात स्पार्किंग को कम करना है। ओके, इन्हें ज्यामितीय उदासीन वक्र पर लगाया जाता है। इंटरपोल के प्रयोग के प्रभाव से आर्मेचर कुंडली में कम्यूटेटर के कारण प्रेरित चक्रीय धाराएं कम हो जाती है, जिसके कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 139। बोला गया है ए 4 पोल जनरेटर विथ 16 कोयल हैज ए 2 लेयर। ओके, 2 लेयर बोला है। लेफ्ट वाइंडिंग द पोल पिच इज, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको मोस्ट कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है पोल पिच फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो हम जानते हैं जो पोल पिच होती है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर के। ओके, होते हैं हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल होता है। ओके, नंबर ऑफ पोल के होता है। तो हमको यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है 16। ओके, लेकिन 2 लेयर है, तो 16 कंडक्टर की 2 लेयर है, तो 60 × 2 बराबर हो जाएंगे हमारे 32 कंडक्टर। ओके, और पोल दिए है हमारे 4 पोल। ओके, तो हम 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8। ओके, पोल पिच आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 8। ओके, इसमें देख लीजिए अब। ओके, दिया है कुल कंडक्टर की संख्या, अर्थात जो 2 लेयर है इंटू 16 कोयल है, तो 2 × 16 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। और पोल पिच बराबर होती है हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे 32 और नंबर ऑफ पोल 4 है, तो 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस EMF इज इंस्टॉल्ड। तो ये होता है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है हमारा जनरेटर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा जनरेटर में। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, बोला है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग जनरेटर में किया जाता है। ओके, और चुंबकीय या कुंडली अथवा दोनों की भौतिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे रोटेटिंग मशीन के आर्मेचर के प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस प्रकार का विद्युत वाहक बल चुंबकीय या कुंडलीय के सापेक्ष
गति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144। बोला गया है ए 4 पोल 1200 आरपीएम डीसी लैप वाउंड बोला गया है। ओके, लैप वाउंड जनरेटर हैज 1520 कंडक्टर। इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर, द EMF ऑफ जनरेटर इज। अर्थात बोला गया है एक 4 ध्रुवीय 1200 आरपीएम डीसी लैप कुंडलित जनरेटर में 1520 चालक है। यदि फ्लक्स प्रति पोल ध्रुव 0.01 वेबर हो तो जनरेटर का EMF क्या होगा, पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं EMF का फॉर्मूला होता है, ठीक है, EMF का फॉर्मूला होता है E बराबर फ्लक्स फाई नंबर ऑफ कंडक्टर Z स्पीड N इंटू P पोल P अपॉन 60 इंटू A होता है, ये हम जानते हैं। ओके फ्रेंड, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसमें देख लेते हैं हम फ्लक्स क्या है, फ्लक्स की वैल्यू दिया है हमारा, इसमें फ्लक्स का वैल्यू दिया है 0.01 वेबर इनटू, उसके बाद में क्या था हमारा कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर कितना दिया है 1520 सॉरी ओके 1520 इनटू, उसके बाद में क्या दिया है हमारा एन मतलब स्पीड दिया है हमारा 1200 आरपीएम, तो इसको 1200 आरपीएम इंटू पी अर्थात पोल। तो इसमें पोल दिया है 4 पोल, ओके 4 पोल, तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 60 इंटू 4 हो जाएगा। 4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो हमारा होता है लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। पोल हमारे 4 दिए हैं तो पैरेलल पाथ भी 4 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको 4 को लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमारा EMF बराबर क्या हो जाएगा, इसको फाइंड आउट करेंगे तो EMF आ जाएगा हमारा 304 वोल्ट, ओके 304 वोल्ट। हमारा ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 304 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए और इसका देख लेते हैं डिटेल में। ओके, दिया है इसका, ठीक है, ए बराबर 4, एन बराबर 120 आरपीएम, जेड बराबर 1520 एंड फ्लक्स बराबर 0.01 वेबर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 304 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर के क्रांतिक प्रतिरोध के समानुपाती क्या है, तो इसके समानुपाती जो होता है हमारा स्प्लिट होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, स्प्लिट। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, दिया है ए डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी गति भी बढ़ेगी, क्योंकि डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध स्पीड के समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर देते हैं, डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी गति भी बढ़ेगी, क्योंकि डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध स्पीड के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। बोला गया है इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन AC सप्लाई सप्लाई इट विल शो। अर्थात किसी दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को प्रत्यावर्ती धारा से आपूर्ति प्रचालित किया जाता है तो यह दर्शाएगा। तो एक डीसी मोटर है, अगर उसको डीसी की जगह पे AC सप्लाई दिया जाए,
एसी सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा। ओके, क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं अपन, ये खराब दक्षता देती है, हाँ खराब दक्षता देती है, ये भी सही है। खराब पावर फैक्टर देती है, ये भी सही है। और स्पार्किंग करेगा, ये भी सही है। अर्थात हमारे सभी सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए डी वाला, डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पर प्रयोग करेंगे तब अत्यधिक चिंगारी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से खराब दक्षता एवं खराब शक्ति गुणांक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। इफ एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द फील्ड ऑफ ए डीसी जनरेटर, व्हेन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द डीसी जनरेटर। अर्थात एक डीसी जनरेटर के क्षेत्र में एसी वोल्टेज लागू किया जाता है। ओके, तो डीसी जनरेटर का उत्पादन क्या होगा। तो डीसी जनरेट क्या होगा, डीसी जनरेटर का उत्पादन जो होगा हमको, वो आउटपुट में हमको डीसी ही मिलेगा। ओके, डीसी ही मिलेगा। इसमें भी आपको अभी एक बहुत अच्छी सी बात बताएंगे। ओके, डीसी वोल्टेज ही मिलेगा। इसमें बोला गया है उसको एक्साइटिंग में एसी दे गया है। ओके, तो डीसी जनरेटर आउटपुट में क्या देगा, तो वो डीसी ही देगा। लेकिन एक बात हम आपको एक बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ओके, ये शायद बहुत, चलिए मान लीजिए ये जनरेटर है, ठीक है, कोई भी जनरेटर हो या मोटर हो। ओके, जो हमारा अंदर जो मतलब आर्मेचर और स्टेटर के वहाँ पर जो हम सप्लाई जाती है, वो केवल एसी सप्लाई ही होती है। ओके, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, और चाहे डीसी जनरेटर डीसी हो या एसी हो, चाहे डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो। ओके, अंदर जो होता है हमारा आर्मेचर और स्टेटर के वहाँ पर जो पावर होता है वो एसी पावर ही होता है हमारा, ये बात रखना है। ओके, और जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, वो डीसी जनरेटर भी हमको एसी पावर ही जनरेट करता है। लेकिन जो एसी पावर मिलता है हमको, वो कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर क्या करता है, हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है सर्किट के लिए। ओके, डीसी जनरेटर में। और जब हम डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में क्या करते हैं, डीसी मोटर जो कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर। ओके, तो जब इसको हम देते हैं डीसी सप्लाई, ओके डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई कम्यूटेटर एसी में कन्वर्ट करके आगे मोटर में देता है। ओके, एसी में देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए जो जनरेटर है, अगर ये जनरेटर एसी जनरेट करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटर रहता है, कम्यूटेटर रहता है, वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा आउटपुट डीसी हो जाएगा और जनरेट एसी ही करेगा। ओके, वैसे ही अगर मोटर को हम डीसी देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारा डीसी मोटर को जो डीसी सप्लाई दी है उसको एसी में कन्वर्ट करके मोटर को दे देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा मोटर हो या जनरेटर हो, जो अंदर इंटरनल जो होता है हमारा पावर, वो अल्टरनेटिंग करंट ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, चलिए जब डीसी जनरेटर के क्षेत्र में एसी वोल्टेज लागू किया जाता है, तो डीसी जनरेटर का वोल्टेज डीसी वोल्टेज होगा। ओके, क्योंकि कम्यूटेटर की सहायता से एसी को डीसी में बदल दिया जाता है तथा डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी वोल्टेज होता है। ओके, डीसी मशीन के आर्मेचर के अंदर एसी वोल्टेज होता है, ये याद रखिएगा। ओके, जो कि कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में बदल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 146। विच इज़ द फ्लोइंग डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। अर्थात समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर सबसे उपयुक्त होता है। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम जानते हैं हमारा जो शंट जनरेटर होता है, उसको हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है शंट जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, शंट जनरेटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए दिया है
समांतर प्रचालन के लिए डीसी शंट जनरेटर उपयुक्त है क्योंकि डीसी शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है और यह लोड के लिए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। लोड के साथ इसका वोल्टेज वेरिएंस नहीं होता। ओके, वोल्टेज वेरीज नहीं होता है, वोल्टेज का वेरिएंस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। इन डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रिपीट ब्रश वियर माई बी। अर्थात डीसी जनरेटर में ब्रश के जल्दी खराब होने के कारण हो सकता है। ठीक है, ब्रश के जल्दी खराब होने का कारण पूछा गया है। तो फर्स्ट में दिया है सेवर द स्पार्किंग, अर्थात तीव्र स्पार्किंग, तो ये हो सकता है। दूसरा दिया है प्रॉड कम्यूटेटर सरफेस, अर्थात उबड़ खाबड़ दिक् परिवर्तक सतह। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरा और दिया है हमका इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, अर्थात सदोष संयोग। तो ये तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऊपरी कोई भी। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। डीसी जनरेटर में ब्रश पर ज़्यादा स्पार्किंग, असमान ब्रश कॉन्टैक्ट प्रेशर तथा कम्यूटेटर सरफेस के खुरदरा होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, 148। इन लेफ्ट वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवाइज, अर्थात लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा होती है। तो ब्रशों की संख्या हमारे हमेशा क्या होती है, ब्रशों की संख्या बोला गया है। ओके, तो वो होती है सेम एज द नंबर ऑफ पोल, तो वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। ओके, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सेम एज द नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या के बराबर ब्रश की संख्या होती है। और इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो रहा है। देखिए ये DSSB 2015 में पूछा है, UPSSC में पूछा है 2016 में, ESIC में JEE में पूछा है 2016 में। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। लेफ्ट वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, इसलिए ब्रशों की संख्या जो होती है वो भी नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। और वे वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 149। बोला गया है फॉर ए डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स्ड व्हेन विच वाइंडिंग विल गिवन द हायर EMF, अर्थात डीसी जनरेटर के लिए जब पोल और आर्मेचर चालक की संख्या निश्चित होती है तब कौन सी वाइंडिंग अधिक EMF देगी। ओके, कौन सी वाइंडिंग अधिक EMF देगी। तो हम जानते हैं कि अधिक EMF अर्थात अधिक वोल्टेज, तो अधिक वोल्टेज जो होते हैं हमारी वेव वाइंडिंग जो होती है। ओके, वेव वाइंडिंग जो होती है हमारी वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए होती है। ओके, तो हमारा ऑब्वियसली हमारा वोल्टेज अधिक पूछा है, EMF अधिक होती है, वेव वाइंडिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वेव वाइंडिंग। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है बी, किसी डीसी जनरेटर से हाई EMF प्राप्त करने के लिए आर्मेचर में वेव वाइंडिंग करनी चाहिए क्योंकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं, ये याद रखना है। और किसी डीसी जनरेटर में हाई करंट प्राप्त करने के लिए उसमें आर्मेचर में लेफ्ट वाइंडिंग करनी चाहिए। ओके, क्योंकि लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। बोला गया है वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, अर्थात वेल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः होता है। तो इसमें वेल्डिंग जनरेटर में जो हम इसमें वाइंडिंग दिया हुआ है सारे, तो वाइंडिंग कौन सी यूज़ करते हैं हम वेल्डिंग जनरेटर के लिए। हाँ, वहाँ पर हाई करंट की ज़रूरत होती है,
ओके वेल्डिंग के वहाँ पे तो हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम वहाँ पे लेफ़्ट वाइंडिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट वाइंडिंग हमको हाई करंट और लो वोल्टेज देती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए और दिया है वेल्डिंग जनरेटर में लेफ़्ट वाइंडिंग होती है क्योंकि वेल्डिंग के लिए हाई करंट की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में जो है हमने 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक क्वेश्चन लगाए हैं। इसमें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल आए या थे, ऑब्जेक्टिव जो भी थे, उनको हम सारे को सोल्व किया। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है बहुत से क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप समझ गए कि जो हमारे ये वीडियो है ये आपके लिए कितने हेल्पफुल होने वाले, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे जो भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत से बार बार रिपीट होंगे। ओके, बार बार रिपीट होंगे, तो आपको ये वीडियो जो है, जो ये सीरीज़ हम चला रहे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आपको जो भी हम वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड, और आपको जैसे कि जो भी हम वीडियो में समझा रहे हैं और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट, आपका डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम देखें और आपके डाउट को, जो हम हमारा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो रहेगा या उसके आप जिस वीडियो में कमेंट किए उसके एक दो वीडियो में, उसके बाद एक दो वीडियो में हम जो है आपका जो भी डाउट्स रहेगा उस डाउट को वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आज के वीडियो में जो है हम 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारे एक और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर चल रहे हैं, वहाँ पे जो है हमारे एम जमरा सर है, वो मुकेश जमरा सर है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके यहाँ पर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो वो मुकेश जमरा सर जो है वो आपके कमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और बाकी भी कोई दिक्कत या कोई समस्या हो फ्रेंड्स, तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हो, तो हम आपके कमेंट के ऊपर कुछ न कुछ सॉल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं फ्रेंड, वो जैसे ही अपलोड होते हैं यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड्स, और आपके टच में जितने भी आपके टेक्निकल फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।